नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भरतपुर हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज से हमारा हिंदी का एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम हिंदी शब्द के बारे में कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, कौन सी भाषा का ये शब्द है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि प्राचीन समय में हमारी एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम था सिंधु नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सिंधु नदी। सिंधु नदी बहती थी तो एक तरफ तो था ईरान, और ईरान को ही बोलते हैं पारसिया, और एक तरफ था हमारा भारत। आगे हम बात करते हैं कि ईरानी लोगों की एक आदत हुआ करती थी। क्या आदत थी दोस्तों? कि वे से का उच्चारण हे में करते थे, तय और थे का उच्चारण तय में करते थे। उसके पश्चात पे और फे का उच्चारण पे में करते थे। यानी अगर मैं बात करूं सिंधु नदी की, तो ये ईरानी लोग किस में उच्चारण करेंगे? इसका हिंदू में करेंगे। किस में करेंगे दोस्तों? हिंदू में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि से का उच्चारण किस में करेंगे? है में करते थे। आगे मैं बात करता हूँ, जैसे हम पश्चिमी राजस्थान की तरफ चले जाते, वहाँ पर सड़क शब्द को क्या बोलते हैं? हड़क बोलते हैं। इसीलिए अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने लिख दी 100 रुपये, तो पश्चिमी राजस्थान की तरफ क्या करते हैं कि 100 रुपये को क्या बोलते हैं? हौ रुपये बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हौ रुपये। इसी प्रकार ईरानी जो लोगों की आदत थी वो क्या थी कि से का उच्चारण है में करते थे, तय और थे का उच्चारण तय में करते थे, पे और फे का उच्चारण पे में करते थे। इसी प्रकार जब सिंधु का उच्चारण उन्होंने किस में किया? हिंदू में किया, तो शब्द आया हमारा हिंदू निकल के। आगे की मैं बात करूं तो नदी के इस तरफ, तो मैंने इसमें ऊ, और ऊ का मतलब होता है पास में। यानी ये क्या कौन सा शब्द बन गया? हिंदू बन गया। हिंदू शब्द निकल कर आया है। तो हमारा सबसे पहले जो शब्द रहता है वो रहता है हिंदवी। तो हमारा जो शब्द है वो क्या निकल के आया है दोस्तों? हिंदवी शब्द निकल कर आया है। आगे हम चर्चा करते हैं कि प्राचीन समय में हमारी एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम था सिंधु नदी। एक तरफ था ईरान, और ईरान को ही क्या बोलते हैं? पारसिया बोलते हैं, और एक तरफ था हमारा भारत। उसके पश्चात से का उच्चारण है में करना, तय थे का उच्चारण तय में करना, और पे फे का उच्चारण पे में करना, ये ईरानी लोगों की क्या थी? आदत थी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 100 रुपये, तो वो उच्चारण किस में करते हैं? हौ रुपये। उसी प्रकार सिंधु को क्या बोलते हैं? वो हिंदू बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो शब्द निकल कर आया है वो आया है हिंदवी शब्द, यानी अभी से हिंदी हमारा नहीं आया। आगे की हम बात करते हैं। हमारा शब्द निकल कर आया है हिंदवी। आगे हम चर्चा करते हैं कि हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सबसे पहले हम बात करें हिंदवी शब्द की, तो 13वीं शताब्दी में भारत के पारसी कवि या फिर फारसी कवि ओफी ने किया था। किसने किया था? ओफी ने किया था। यानी 13वीं शताब्दी में भारत के पारसी या फारसी कवि किसने किया था? ओफी ने किया था। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। आगे की हम चर्चा करते हैं 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में जायसी ने
हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। यानी अगर मैं बात करूं 16वीं शताब्दी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जायसी ने किया था। जायसी को आप जानते होंगे, जिसकी एक प्रमुख रचना है मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक प्रमुख रचना की है, उस रचना का नाम क्या है? पद्मावत। आगे की मैं बात करता हूं 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी में मुसलमान कवियों ने हिंदी व हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। अब बात आती है दोस्तों कि कौन सी शताब्दी में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। हम बात करते हैं कौन सी शताब्दी दोस्तों? 17वीं शताब्दी में किन कवियों के द्वारा, मुसलमान कवियों के द्वारा हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। आगे की हम चर्चा करते हैं कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। मैं बात करता हूं 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द दोस्तों? हिंदुस्तानी शब्द। आगे की हम चर्चा करते हैं कि 13वीं शताब्दी में भारत के पारसी कवि कौन हुए हैं? ओफी। सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। आगे की हम चर्चा करते हैं कि 17वीं शताब्दी में मुसलमान कवियों ने हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। यानी मैं कहूँ कि 17वीं शताब्दी में हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मुसलमान कवियों ने। आगे की हम बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर हम एक नोट डालकर एक बात लिखेंगे, हिंदवी व हिंदुस्तानी शब्द पारसी या फारसी भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के शब्द हैं दोस्तों? पारसी या फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तानी शब्द कौन सी भाषा के? पारसी या फारसी भाषा के। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं भाषा के बारे में। हमने हिंदी शब्द का अब तक हिंदी शब्द के बारे में जाना है। आगे की चर्चा करते हैं हम भाषा के बारे में कि भाषा क्या है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से, भाषा शब्द कौन सी धातु से? भाष धातु से, भाष धातु से। और भाष धातु कहाँ की है? संस्कृत की। तो इस भाष का अर्थ होता है दोस्तों प्रकट करना, प्रकट करना। और हम क्या प्रकट करते हैं? मन के भाव और विचार, मन के भाव और विचार।
यानी मैं बात करता हूँ भाषा शब्द के बारे में, तो ये संस्कृत की कौन सी धातु, भास धातु। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकट करना। और क्या प्रकट करते हैं, मन के भाव और विचार। और एक और देखेंगे दोस्तों कि एक होती है सामाजिकता, सामाजिकता, और एक होती है भाषा। अगर ये दोनों मनुष्य के अंदर हैं तो वो क्या कहलाता है, मनुष्य कहलाता है। लेकिन भाषा और सामाजिकता, ये दोनों मनुष्य के अंदर नहीं है तो क्या कहलाता है, मनुष्य पशु के समान कहलाता है। किसके समान कहलाता है दोस्तों, पशु के समान कहलाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि 4 लोगों में कोई व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है तो लोग कह देते हैं कि ये किसके समान है, बिल्कुल पशु के समान है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि भाषा और सामाजिकता अगर किसी मनुष्य के अंदर है तो वो कौन है, मनुष्य है। लेकिन भाषा और सामाजिकता किसी मनुष्य के अंदर नहीं है तो वो किसके समान माना जाता है, पशु के समान माना जाता है। आगे हम बात करते हैं भाषा के बारे में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचार प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचार प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा। जैसे कि हम किसी को अपने मन के भाव और विचार प्रकट करते हैं तो किसके माध्यम से करेंगे, भाषा के माध्यम से ही तो अपने मन के भाव और विचार प्रकट करेंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचार प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा कहते हैं। यहाँ तक हमने हिंदी और भाषा इन 2 शब्दों के बारे में चर्चा की है। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे की हम बात करते हैं भाषा के माध्यम। और एक तरफ है हमारे भाषा के कौशल। अगर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भाषा के माध्यम कितने होते हैं, तो भाषा के माध्यम होते हैं हमारे 3। कितने दोस्तों, 3। अगर बात करें कि भाषा के कौशल कितने होते हैं, तो भाषा के कौशल होते हैं हमारे 4। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा के माध्यम। हमारे भाषा के माध्यम होते हैं 3। सबसे पहला आता है हमारा बोलना।
बोलना। उसके बाद जो हमारा दूसरा माध्यम रहेगा वो रहेगा लिखना। और जो भाषा का तीसरा माध्यम है वो रहेगा संकेत करना। यानी अपने मन के भाव और विचार किसके द्वारा हम प्रकट करते हैं, कह तो बोल के करेंगे, या फिर किसी को लिखकर अपने मन के भाव और विचार बताएंगे, या फिर संकेत करके हम अपने मन के भाव और विचार प्रकट करेंगे। आगे की मैं चर्चा करता हूं कि बोलना भाषा का कैसा माध्यम, सरल या कठिन। तो बोलना जो हमारा भाषा का माध्यम रहता है वो रहता है सरल, यानी भाषा बोलने में कोई असमर्थ नहीं रहता। आगे मैं बात करता हूं लिखना। तो लिखना हमारा भाषा का माध्यम रहता है, वो सरल भी है और कठिन भी है। क्यों है सरल और कठिन दोनों? जैसे अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो लिखकर भी अपने मन के भाव और विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन व्यक्ति अगर अनपढ़ है तो उसके लिए लिखना कठिन होता है। अनपढ़ व्यक्ति कभी लिखेगा क्या? कभी नहीं लिखेगा। मैं बात करूं संकेत करना। संकेत करना हमारे भाषा का कैसा माध्यम? कठिन माध्यम। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे क्रिकेट देखते हैं, ये तो है नहीं है क्रिकेट सभी देखते हैं। अब क्रिकेट में जो एम्पायर रहता है वो इशारा करता है, क्या सभी लोग उस इशारे को समझ जाते हैं? नहीं समझते। इसीलिए भाषा का संकेत करना कैसा माध्यम हमेशा कठिन रहता है। आगे मैं बात करूं जो हमारे भाषा के कौशल होते हैं वो लेकर चलते हैं हम एक नवजात शिशु पर। नवजात शिशु के माध्यम से हम इसको जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं भाषा के कौशल। तो भाषा के कौशल में सबसे पहले आता है सुनना। दूसरे नंबर पर अपना आता है बोलना। जो भाषा के कौशल होते हैं वो तीसरे नंबर पर आता है हमारा पढ़ना। और चौथा भाषा का जो कौशल रहेगा वो रहेगा लिखना। यानी सबसे पहले बच्चा जो नवजात शिशु होता है वो सबसे पहले सुनता है। सुनने के बाद अगर उसने सुन लिया तो बोलेगा भी, तो उसके बाद बच्चा बोलने लगता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो वो सबसे पहले पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना। तो आगे की हम बात करें तो भाषा के माध्यम की अगर बात करूं तो भाषा के माध्यम होते हैं हमारे 3। सबसे पहले होता है बोलना, उसके बाद होता है लिखना, उसके बाद होता है संकेत करना। भाषा का बोलना माध्यम कैसा? सरल। उसके पश्चात लिखना माध्यम कैसा? सरल और कठिन दोनों। उसके बाद संकेत करना भाषा का कैसा माध्यम? कठिन माध्यम। उसके बाद मैं बात करूं भाषा के कौशल। भाषा के कौशल होते हैं हमारे 4। सबसे पहले आता है सुनना, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद आता है अपना पढ़ना और पढ़ने के बाद आता है लिखना। ये होते हैं भाषा के कौशल। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे की हम बात करते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं, भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाषा प्रतीकात्मक होती है। यानी भाषा का कोई ना कोई प्रतीक अवश्य रहता है। दूसरी हमारी जो विशेषता है, भाषा ध्वनि में होती है। भाषा कैसी रहती है दोस्तों? ध्वनि में रहती है। यानी भाषा बोलने में
सबसे ज़्यादा क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है, इसीलिए भाषा ध्वनि में होती है। तीसरी है भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी रहती है दोस्तों? परिवर्तनशील रहती है, यानी समय समय पर भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। चौथी विशेषता की अगर मैं बात करूं, भाषा प्रौढ़ता की दिशा में परिवर्तनशील रहती है, यानी भाषा हमेशा प्रौढ़ता की दिशा में परिवर्तनशील रहती है। पांचवी जो विशेषता है वह है भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। भाषा का संबंध किससे होता है दोस्तों? मनुष्य से होता है। ये तो है नहीं है कि पशु भाषा बोलते हों। जो छठवीं विशेषता है हमारी वो रहेगी भाषा की एक क्षेत्रीय सीमा होती है। क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा की क्या रहती है? एक क्षेत्रीय सीमा होती है, यानी एक क्षेत्र में एक ही भाषा बोली जाती है। जैसे कहते हैं ना कि कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर वाणी, यानी कोस पे तो जाके पानी बदल जाता है और 3 कोस पर जाके भाषा बदल जाती है। इसीलिए भाषा की एक क्षेत्रीय सीमा होती है। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे की चर्चा करते हैं फिर। चलिए आगे मैं बात करूं हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, यानी कितनी भाषाओं के बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले मैं बात करूं कि सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा मानी जाती है? संस्कृत भाषा मानी जाती है। यानी सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। और संस्कृत के बाद आई हमारी पाली भाषा। पाली भाषा। और पाली भाषा के बाद आई थी हमारी प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के बाद आई थी हमारी अपभ्रंश या शौरसेनी भाषा। अपभ्रंश या शौरसेनी भाषा। और अपभ्रंश या शौरसेनी भाषा के बाद आई है हमारी हिंदी भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों? हिंदी भाषा। सबसे पहले मैं बात करूं कि संस्कृत में भी कितनी भाषाएं? 2 भाषाएं। कितनी भाषाएं दोस्तों? 2 भाषाएं। पहली आती है हमारी वैदिक भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों? वैदिक भाषा। और वैदिक भाषा के बाद आती है हमारी लौकिक भाषा। वैदिक भाषा के बाद कौन सी? लौकिक भाषा। आगे हम बात करें तो अगर भाषाओं के समय अंतराल की बात करें, भाषाओं के समय अंतराल की बात करें तो भाषाओं का जो समय का अंतराल होता है वो होता है 500 वर्षों का। कितने वर्षों का? 500 वर्षों का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समय अंतराल।
तो समय अंतराल कितना रहता है दोस्तों? 500 वर्षों का। यानी एक भाषा के मध्य कितने समय का अंतराल होता है? 500 वर्षों का। सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक भाषा की। तो याद रखना कि वैदिक भाषा हमारी 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। याद रखना दोस्तों कि ईसा पूर्व तो हमेशा घटता है और ईस्वी हमेशा बढ़ती है। यानी जो ईसा पूर्व का समय रहता है वो घटता हुआ चलता है और ईस्वी हमेशा बढ़ती हुई चलती है। अगर मैं वैदिक भाषा की बात करूं तो वैदिक भाषा का जो हमारा समय अंतराल होता है वो 1500 ईसा पूर्व, यानी 1500 में से 500 वर्ष हम घटा देंगे तो कितना निकल कर आएगा? 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद जो हमारे लौकिक भाषा का समय होता है, लौकिक भाषा का समय रहता है हमारा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। आगे की हम बात करें पाली भाषा की, तो पाली भाषा का जो समय अंतराल रहता है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी का। कितना रहेगा दोस्तों? 1 ईस्वी का। मैं प्राकृत भाषा की बात करूं तो 1 ईस्वी से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अब हम अपभ्रंश या शौरसेनी भाषा की अगर हम बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब बात आती है हमारी हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा का जो समय रहता है वो समय रहता है दोस्तों 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक, वर्तमान समय तक। ये हमारा क्या है? भाषाओं का वर्गीकरण। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा कब आई तो 1000 ईस्वी में। आगे की मैं बात करूं, अगर पूछे कि हिंदी भाषा का मानक समय, हिंदी भाषा का मानक समय, तो हिंदी भाषा का मानक समय रहता है दोस्तों, हिंदी भाषा का मानक समय, तो हिंदी भाषा का जो मानक समय रहता है वह रहता है 1100 ईस्वी। यानी 1100 ईस्वी में हमारी हिंदी भाषा पूर्ण स्वरूप में आ गई थी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि शौरसेनी भाषा का अंतिम अवस्था यानी अंतिम स्वरूप, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अंतिम अवस्था कौन सी भाषा की? शौरसेनी भाषा की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? अवहट्ट भाषा कहलाती है, अवहट्ट भाषा। और इस अवहट्ट का मतलब क्या होता है? ऊबड़ खाबड़। यानी हिंदी अपने पूर्ण स्वरूप में आने से पहले किस भाषा के रूप में जानते थे? अवहट्ट भाषा के रूप में। क्यों? क्योंकि हिंदी को हम ऐसे बोलते थे ऊबड़ खाबड़, कोई सा शब्द प्राकृत ले लिया, अपभ्रंश का ले लिया, पाली का ले लिया, इस प्रकार। आगे की मैं बात करूं, यहां तक एक बार नोट कर लेंगे। चलिए एक बार दोबारा से देखेंगे। देख, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी शब्द के बारे में। हिंदी शब्द के बारे में करेंगे तो प्राचीन समय में हमारी एक नदी बहती थी,
उस नदी का नाम क्या था? सिंधु नदी। यानी सिंधु नदी था और सिंधु नदी के एक तरफ था ईरान और एक तरफ था भारत। ईरानी लोगों की क्या आदत थी कि से का उच्चारण कौन से शब्द में वर्ण में करते हैं? है में। थे का उच्चारण कौन से में? ते में। और पे फे का उच्चारण किस में करते हैं? पे में। तो ईरान में कौन सी भाषा बोली जाती है? फारसी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा दोस्तों? फारसी। जब पे और फे का उच्चारण पे में करेंगे तो फारसी का उच्चारण किस में करेंगे? पारसी में। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधु का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? हिंदू रख दिया गया। अब हिंदू रख दिया तो हमारा ऊ हमने इसमें ऐड किया तो ऊ का मतलब होता है पास में, यानी नदी के पास में कौन से लोग रह रहे हैं? हिंदू लोग रह रहे हैं।